अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पूरा देश सन्न है, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्लेन क्रैश को लेकर देश भर में शोक की लहर है। जांच टीमें अपना अपना काम कर रही हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। एनएसजी से लेकर एटीएस तक जांच में जुटे हुए हैं। हादसे की बारीकी से जांच की जा रही है। मलबे से डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया है, तो सिविल अस्पताल में मृतकों की डीएनए सैंपलिंग भी की गई है, क्योंकि बुरी तरह से जल चुके हैं ये सभी मृतक जो हैं। इनके शरीरों को पहचानना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इनके परिजनों को इन्हें सौंपा जाए के लिए डीएनए सैंपलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं पीएम मोदी भी इस वक्त अहमदाबाद में है। पीएम ने पहले घटनास्थल का मुआयना किया, फिर अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, फिर एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम एक्सपर्ट से बात करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। शहरों, गांवों, गली मोहल्लों में सिर्फ और सिर्फ प्लेन क्रैश की चर्चा है। विमान हादसे का पूरा सच सामने आ सके, इसके लिए जांच एजेंसियों ने अहमदाबाद में डेरा जमाया हुआ है। सिविल अस्पताल में मृतकों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। प्लेन क्रैश साइट पर एनएसजी की टीम मौजूद है। एटीएस भी युद्ध स्तर पर जांच में जुटी हुई है। प्लेन के मलबे से डीवीआर मिल चुका है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं, तो अहमदाबाद पुलिस स्नीफर डॉग लेकर क्रैश साइट पर मौजूद है, ताकि मलबे में दबे किसी और जीवित व्यक्ति की तलाश की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह का मुआयना किया, तो यहाँ लगभग 10 मिनट तक रुके। घटनास्थल पर पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। इसके बाद वो अस्पताल जाकर घायलों से मिले। पीएम मोदी ने हादसे में जीवित बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। घायलों के कुशल क्षेम पूछने के बाद पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से हादसे का हर अपडेट लिया। प्लेन एक्सीडेंट हुआ, इसका पूरा थॉरो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। कभी ये बाढ़ हिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पहले ऐसा कोई परसेप्शन तैयार कर देना ये ठीक नहीं है। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल है। ये एक बार नहीं, कई बार डेटाज में ही पता चला है। हिंदुस्तान में आज से नहीं, अगर सबसे कम दुर्घटनाएं हुई हैं तो विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन तब भी ये अफसोसजनक है, चिंताजनक है। जांच की जाएगी, इसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है, सेट मानदंड होता है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सबके दिमाग में कई सवाल कौंध रहे हैं। आखिर इतने भरोसेमंद और सुरक्षित विमान में कहां चूक हो गई? टेक ऑफ के चंद मिनटों में ही इतना भयावह हादसा कैसे हो गया? सैकड़ों जिंदगियां पल भर में काल के गाल कैसे समा गईं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये विमान हादसा एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में हम सब के जहन में सवाल बहुत सारे आते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं। इसको समझने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और सोशल मीडिया के दौर में तो हम देखते हैं सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां चलती हैं। एक्सपर्ट्स इसको कैसे देखते हैं, ये कोशिश रही है भारत एक्सप्रेस की लगातार। कल से हम अभी तक बात करते रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदु हमें जानने को मिले हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि डीवीआर है, हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, कई शुरुआती जानकारियां मिली हैं, तो इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स ने भी नज़र बनाए रखी है। जैसे कि कैप्टन कबीर मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, खुद एयर पायलट हैं। कैप्टन मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, आप भी लगातार इसको फॉलो कर रहे होंगे अपने सोर्सेज से। इन जानकारियों के आधार पर वो जो पड़ताल है, सवाल है, एक ही बरकरार है, ये हुआ क्यों है? क्या इसके बारे में कुछ इशारा मिल रहा है अभी तक की जांच पड़ताल से? देखिए, 2 दिन से सेम चर्चाएं चल रही है और सेम बात बार बार रिपीट हो रही है। मैं कुछ चीज़ों को बहुत क्लेरिफाई नोट पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी इतनी जल्दी ये कहना कि किसका इसमें मिस्टेक था, किसने क्या हुआ है, किसने किया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने अनुमान से हम सिर्फ ये कह सकते हैं, हो सकता है इंजन फेलियर ही हो सकता है कॉकपिट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रही हो, या कॉकपिट पायलट और को पायलट के अंदर कोऑर्डिनेशन ना रहा हो। और इसके अंदर जो आपने अभी एयरक्राफ्ट के विजुअल्स दिखाए हैं, उसमें भी फ्लैप पोजीशन की क्लियरिटी नहीं है। तो अभी कहना या किसी को ब्लेम करना या एलिगेट करना ठीक नहीं है। काफ़ी सारे इसके अंदर लोग मरे हैं, जैसे आपने बताया 295 लोगों की डेथ हुई है। इसके अंदर 242 लोग शामिल थे, जिसमें से 241 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक इंसान जिसका नाम रमेश है, लकीली वो बचा है, जो A11 पे बैठा था। तो किसी भी एजेंसी को, किसी भी एयरलाइन को, या किसी भी व्यक्ति को, या ATC या किसी को कहना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। जैसे आपने बताया, अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें करेक्ट करना चाहूँगा। एक तो
प्लेन की जो है CVR मिल चुकी है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दूसरा FDR मिल चुका है जो ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है, हम ब्लैक बॉक्स उसको बोलते हैं, लेकिन वो होता है ऑरेंज कलर का, जिसकी डेंसिटी जो होती है फायर के अंदर 4000 से लेकर 7000 सेल्सियस डिग्री तक उसके अंदर बर्निंग कैपेसिटी होती है, और 11 नॉटिकल माइल पानी के अंदर प्रेशर जो वाटर प्रेशर होता है उसको झेल सकता है, और इसके ये मिल चुका है। तीसरा होता है हमारा एक ELT जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी ट्रांसमिट लोकेटर। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस उसके एक्सीडेंट की इमीडिएट पड़ गई थी। ELT की जरूरत जब पड़ती है किसी जंगल में या समुद्र में या कैसे ऐसे जगह पर कोई एयरक्राफ्ट गिरता है तो उसको SRS रेस्क्यू सर्च रडार से सर्च किया जाता है। तो अभी जब तक CVR और FDR की कोई डिटेल्स नहीं आती है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन में लग रहा है, सभी लोग कह रहे हैं और हमारे को भी यही लग रहा है, इसके 2 या 3 ही कारण हो सकते हैं, उनमें से देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो अभी तक तो यही कह सकते हैं। अब आपके अनुभव की बात करते हैं कैप्टन मलिक, आप खुद एक एयर पायलट हैं, तो मुझे ये बताएं कि पायलट की भूमिका को लेकर और यहाँ पर एयरलाइंस की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए। आपने खबरें पढ़ी होंगी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इस मौके पर जब तक कोई पोटेंट एजेंसी इस बारे में कुछ नहीं कह देती है तब तक किसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी भूमिकाओं के लिहाज से और जिस तरह का ये हादसा हुआ है कि आप देखते हैं टेक ऑफ होता है और उसके इमीडिएट बाद हम देखते हैं कि क्रैश हो जाता है प्लेन, ये सिचुएशन अपने आप में एक पायलट के नाते आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, बहुत कम टाइम था सुमित सब्बरवाल के पास प्लेन को सेफ जोन में ले जाके लैंड कराने का, लेकिन जिस तरीके से उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, मैडे ATC ने भी उसको कंफर्म किया था, उसके बाद उसका संपर्क ATC से टूट गया। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि कैप्टन सुमित जो है पायलट PIC थे, पायलट इन कमांड में थे, वो पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे किसी तरीके से इस प्लेन को जो है बचाया जाए या सेफ जोन में इसको लैंड कराया जाए। वन अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्पेस नहीं मिल पाया क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल दीवार के बाद ही सारी पॉपुलेशन है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर जो है बच्चों के हॉस्टल्स हैं। इस वजह से अगर ये प्लेन मान लीजिए 600 फीट के ऊपर जाके इसने पावर लॉस की और एकदम से ये सिंक हो गया, इसको टाइम ही नहीं मिल रहा रिकवरी या उसको क्रैश लैंडिंग कराने के लिए। अगर ये प्लेन 1500 फीट या 2000 फीट की हाइट तक चला जाता तो हो सकता था कि कैप्टन सब्बरवाल के पास 8200 घंटों का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का था, तो वो इसको किसी सेफ जोन में ले जाके किसी पार्क या सड़क पे या किसी ओपन लैंड में इसको लैंड करा सकते थे, जिसको क्रैश लैंडिंग बोलते हैं। लेकिन ये एक अनहोनी होनी थी हमारे देश के अंदर, और इसके अंदर हमारे काफ़ी फैमिली मेंबर्स, एविएशन के फैमिली मेंबर्स चले गए हैं। तो अगर किसी को क्लेम करें कि इसमें पायलट का या को पायलट का या किसी ह्यूमन एरर है तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई आदमी अपनी जानबूझकर कभी भी जोखिम में नहीं डालता है। ये कोई ना कोई टेक्निकल इशू इसमें ज़रूर आया है जिस वजह से ये हुआ है। तो हमें अभी किसी को एलिगेट करना ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भारत सरकार, अभी मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा दिलासा दिया है कि इसकी जांच जल्द से जल्द होगी। जिस प्रकार से आपको पता है इसमें FDR और आपका CVR दोनों रिकवर हो चुके हैं। अब वो एजेंसीज उसको किस तरीके से कितने टाइम में उसकी डिटेल्स निकाल पाते हैं और उसमें एग्जैक्ट क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो कुछ दिनों में सामने आ जाए। कैप्टन मलिक, हमारा तो अनुभव सिर्फ बैठने का होता है या खबरों के जरिए जब हम इसके बारे में जानकारियां रखते हैं, यहाँ तक हमारा अनुभव सीमित है, लेकिन आप इसको बहुत गहराई से जानते हैं। एक प्लेन रनवे से उठता है 600 फीट तक की ऊंचाई, और आपने खुद बताया कि थोड़ा और 2000 या 3000 फीट की ऊंचाई मिल जाती तो शायद कुछ और कोशिशें हो सकती थी। हालांकि एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था ही। ये 600 फीट तक जाना और तब तक इंजन में से कोई धुआं नहीं निकलना, क्योंकि बर्ड हिटिंग की भी एक आशंका बार बार जताई जा रही थी, जो भी ये बाद में स्पष्ट होगा। इतनी कम हाइट तक जाने की क्या वजह रहती? देखिए, जब टेक ऑफ किया प्लेन ने तो प्लेन जो दिख रहा था बड़ी उसकी स्मूथ टेक ऑफ दिख रहा था, लेकिन जो वो 600-700 फीट की हाइट पे किया, इमीडिएट उसका जो है आपने देखा टेल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रैग हुआ है और उसकी नोज जो थी वो राइट हैंड साइड को हल्का सा ट्रिम किया उसने ऐसे करके, और उसके बाद उसने पावर लॉस कर दी और वो इमीडिएटली जो एकदम जाके बिल्डिंग के ऊपर जाके इम्पैक्ट किया उसने। और जिस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पावर लॉस हुई है,
तो इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट एज पर माई ऑब्जर्वेशन लग रहा है जी कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, किसी को एलिगेट नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए एक चिड़िया है और वो चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, उसके जो विंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाई कर रही है, और आप मान लीजिए उस चिड़िया के पर काट देते हैं, तो चिड़िया क्या करेगी, स्ट्रगल करेगी उड़ने के लिए, लेकिन वो उड़ नहीं पाएगी और नीचे जो है उसको अगर हवा में आप फेंक देंगे तो वो एक पर्टिकुलल एलिवेशन तक, एक हाइट तक जाएगी, उसके बाद वो सिंक हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लाई करने के लिए अपने पूरा जो है एफर्ट्स करेगी, लेकिन उड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके विंग्स जो है नहीं, जो आपको एयर बॉन्ड्स को जो नीचे ड्रैग क्रिएट करेगा और लिफ्ट होगा अपने प्लेन। तो अभी जो सिचुएशन मुझे लग रहा है, तो कुछ टेक्निकल कुछ ना कुछ फॉल्ट इसके अंदर है। मेडे कॉल किया गया है, यानी कि जो कैप्टन सबरवाल थे उनके हाथ में कुछ नहीं रहा और उन्होंने ऑब्वियसली मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको बताया, जब भी कोई प्लेन के अंदर कुछ घटना होती है, कुछ होता है, इसके अंदर तीन हमारे पास डिस्ट्रेस कॉल हम बोलते हैं होती हैं। एक होता है पैन, दूसरी होती है मेडे और तीसरी होती है SOS। पैन का क्या फंक्शन होता है, मान लीजिए ऑन बोर्ड किसी पायलट को, क्रू को या पैसेंजर को कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई सीरियस इलनेस हो गई है, बीमारी हो गई है, लाइफ थ्रेटन कुछ ऐसा हो गया मेडिकली, तो ये पैन को तब यूज किया जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी, इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई थी प्लेन के अंदर। दूसरी बात, मेडे कॉल तभी किया जाता है जब टेक्निकल एरर प्लेन के अंदर आता है, तभी मेडे कॉल किया जाता है। और SOS होता है सेव आवर सोल, वो उस टाइम पे यूज की जाती है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, किसी इंसान ने, पैक्स ने अंदर कोई लाइफ थ्रेट कर दिया, कोई वेपन को लेके, किसी चीज को लेके, तो उस टाइम पे ये डिस्ट्रेस सिग्नल्स को जो है ATC को पहुंचाया जाता है। तो ATC इससे समझ लेती है कि इसके इन तीनों के अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इससे बड़ा ये तो एकदम क्लियर है टेक्निकल कॉल को कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां से कैप्टन सबरवाल ने ATC को डिले किया था, और जैसे ही मिड डे कॉल हुआ उसके कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन का संपर्क जो है ATC से टूट गया था। मैं यही जानना चाह रहा था। दरअसल कल से हम ये मेडे और पैन कॉल के बारे में कोई और जो है अब कम्युनिकेट नहीं करेगा, जैसी बहुत सारी बातें हमने एक्सपर्ट से समझी, लेकिन मेडे कॉल हुआ, इसमें आप खास तौर पर इतना सोफिस्टिकेटेड प्लेन, अब जो ये ड्रीम लाइनर है, हालांकि इसको लेकर सवाल अलग खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतर किया गया है। हम देख रहे हैं कि अब सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेक्निकल फॉल्ट में दो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो हम तरीके देखते हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर इश्यूज को भी देखते हैं इसमें, इसको रूल आउट नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूँ। एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं बहुत सेफ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं। इसके इंजीनियर्स जो हैं बहुत ही कुशल और अपने आप में सक्षम है। जिस भी चीज़ को ये बनाते हैं, जिस भी एयरक्राफ्ट सीरीज को बनाते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके, और कोई भी फ्यूचर में ऐसा हादसा ना हो तो उसको लेके बनाया जाता है। प्लेन के अंदर कोई भी डिवाइस या कुछ भी है, वो कोई ना कोई किसी डिपेंडेंट डिवाइस के ऊपर डिपेंड होती है। मान लीजिए एक डिवाइस ने काम करना बंद किया तो दूसरी डिवाइस के ऊपर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। वो सिंगल डिवाइस कभी भी प्लेन के अंदर नहीं होती है। आप भी जब कॉकपिट में बैठेंगे तो कॉकपिट के भी दो पार्ट आप कर लीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट इस तरफ आपको मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, वही आपको राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसे सॉफ्टवेयर किसी चीज़ की कुछ एरर आया होगा या हुआ होगा। अगर ऐसा होता तो कुछ और इसमें बात होती, प्लेन जरूर उड़ रहा होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इंजन से या किसी चीज़ से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। सॉफ्टवेयर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉल्ट होता है या कुछ चीज़ है, मान लीजिए हाइड्रोलिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, कंबर्जन ठीक नहीं है, प्लेन का इंजन प्रेशर ठीक नहीं बन रहा है, फ्यूल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आपके एविनेसिस के साथ, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो उसको आपको जो इंटीमेट करता है, कॉशन लाइट को जो ऑन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। दूसरा, मैं आपको बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, बोइंग कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। ये जो सीरीज का एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर 2011 में सर्विस में आया था। आज वर्ल्ड के अंदर 2025 तक 1188 एयरक्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर आज तक कोई सिंगल शिकायत नहीं आई है। और ये वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम ही अनलकी थे कि हमारी जो है एयर इंडिया एयरलाइन के साथ ये हादसा हुआ और इतने सारे लोगों की जान गंवानी पड़ी। जापान में एक कैप्टन मलिक, जापान में इसकी बैटरी गर्म होती है, आग लगने का डर है।
या अमेरिका में इसको कुछ समय के लिए बैन किया गया, ये ऐसी भी चीजें हमने सुनी है। एक इंजन इसका फॉल्ट हुआ था, 2 इंजन बताना चाहूंगा जो बैटरी का मैटर था वो 2007, 8, 9 के अंदर जो एयरक्राफ्ट मैक्स जो बने थे, बोइंग मैक्स जो बने थे, उनके अंदर वो प्रॉब्लम थी। तो उस सीरीज के बने हुए, उस टाइम पे बने हुए जितने भी एयरक्राफ्ट थे, इन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए सभी एयरक्राफ्ट्स को रिकॉल कर लिया था फैक्ट्री में, और उनके अंदर जो कमियां थी, जैसे लिथियम बैटरी, इन्होंने बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी बनाई थी, लेकिन क्या था उस बैटरी के ऊपर प्रॉपर वर्क ना होने की वजह से, वो गर्म होने की वजह से उसमें आग लग जाती थी, इसलिए वो कभी फायर पकड़ लेते थे, कुछ होता था, और जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाता था। तो उस टाइम पे इन्होंने इस मैक्स जो एयरक्राफ्ट है इसको दोबारा अपनी कंपनी में रिकॉल कर दिया था और डिसकंटिन्यू सर्विस में कर दिया था। उसके बाद ही आपको याद है 2010 के अंदर, 9 के अंदर एयरबस ने 380 एयरक्राफ्ट बनाया था, जो आज बड़ी अच्छी से चल रहा है, जिसके आज तक कोई मुझे लगता है कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसी को कंपैरिजन करते हुए कंपटीशन के अंदर बोइंग ने ये ड्रीम लाइनर 787 नो डाउट, इस बात को हम कैप्टन मलिक ऐसे भी समझ सकते हैं, सारे सेफ्टी नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट मशीनरी बनाया था, और आज तक आपने ऐसा कोई हादसा सुना नहीं होगा उसके बाद। गॉट इट सर, हम जानते हैं कि दुनिया भर में ये प्लेन उड़ रहा है, इस समय पर भी जिस समय ये टेक ऑफ हो रहा था कई और प्लेन टेक ऑफ हुए होंगे और सब अपने गंतव्य तक पहुंचे होंगे, ऐसी शिकायत नहीं आई है। तो निश्चित ही इस पूरे मामले में हम दुर्भाग्यशाली रहे, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। तो इसके बाद में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी एयरलाइंस की या हमारी एविएशन इंडस्ट्री की क्या होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी कैप्टन कबीर मलिक एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, क्योंकि बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इंसिडेंस दुनिया में एक आध बार होता है, लेकिन अगर हुआ है तो हम पर सवाल खड़े होंगे। देखिए, मैं कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो आज के टाइम में एविएशन में बूम आया है, और एविएशन में बूम आने की वजह से जो मशीनरीज की नंबर हर एयरलाइन के अंदर बढ़ गए हैं, और नंबर बढ़ने से उसके अंदर पायलट और को पायलट्स की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। और उस वजह से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी एयरलाइंस को, अपने पायलट साथियों को, ट्रेनिंग पायलट्स को, और जो अभी इस इनोवेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं वो अपनी जान को रिस्क में ना डालें। कोई भी ट्रेनिंग आप करते हैं, जब तक आप परफेक्ट लैंडिंग टेक ऑफ और पूरे प्रोसीजर को नहीं समझ सकते हैं, तब तक किसी भी एयरलाइन को ना ज्वाइन करें। और एयरलाइनों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे कैडेट प्रोग्राम चलाते हैं, उस कैडेट प्रोग्राम के अंदर आप इसके अंदर कोई करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास जो है पैसा उनसे लेते हैं, और उनको फिर जो बड़े मिनिमम प्राइस के वेतन सैलरी के ऊपर रख के उनको टाइप रेटिंग ट्रेनिंग जो है अपने ओन पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ऊपर कराते हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग ना कराएं। ये एक मान लीजिए अपने आप को वो वाली बात है कि एक जलती भट्टी में डालना। तो इसको क्वालिटी ट्रेनिंग की तरफ हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे कैप्टन्स हैं, पीआईसी पायलट इन कमांड्स हैं, उनका वेलकम है, वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियां और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे ट्रेनी पायलट्स को या को पायलट को जब तक उसकी एफिशिएंसी और उसके कैलिबर को आप जांच पर ना लें, उसको किसी लैंडिंग और कैप्टन कबीर मलिक, आप मेरे मन में यही आया जब आप ये बात कह रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, लेकिन ये आपके जहन में क्यों आया अभी बात करते हुए, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, अमूमन काफी साल से हमें 17, 18, 19 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और आज तक कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई इस पे ध्यान नहीं देता है कि लोगों को किसी अप्रोच से कोई अपनी जॉब ले लेता है, कोई किसी तरीके से जॉब ले लेता है, कोई कंपनियां अपने लालच में अपना पैसा बचाने के को पायलट अपॉइंट कर लेते हैं, और वो स्लोली अपनी लॉग बुक को कंप्लीट करके वो बिकम एक पीआईसी कमांड में चले जाते हैं। तो मैं बहुत चीज़ों को नोटिस करता हूँ, कॉकपिट में मैंने नोटिस किया, वैसे भी नोटिस करता हूँ। आजकल के जो बच्चे हमें मिलते हैं, जो जवान बच्चे 12th करने के बाद, उनका कैलिबर इस लेवल का नहीं है कि इतनी बड़ी मशीनरी को देन एंड देयर और इंस्टेंट 1 या 2 साल के अंदर उनको कमांड मिल जाए और उसको ऑपरेट करना लगे। ये कंपनीज की बहुत बड़ी भूल है कि जो इतनी जल्दी कमांड देना शुरू कर दिया है। तो कमांड जब तक उनका पूरा प्रोसीजर, उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा रिफाइन और स्किलफुल नहीं होता है, तब तक उनको, मुझे नहीं लगता है, पायलट इन कमांड या को पायलट की ट्रेनिंग की सीट पे उनको क्या आपने इस मेरी आपकी जो बातचीत चल रही है कैप्टन मलिक, मेरी आपकी जो बातचीत चल रही है वो इसको अगर ये अहमदाबाद के इंसिडेंट से कोरिलेट करें
तो को पायलट का कम अनुभवी होना, 1200 घंटे का उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जितनी जानकारी मेरे पास है, क्या आप इससे इसको जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बोला 1100-1200 घंटे एविएशन के अंदर बहुत होते हैं। अगर एज ए को पायलट वो फ्लाई कर रहा है तो उसमें कोई बुरा नहीं था। और अगर कुछ उसमें था तो डेफिनेटली उसकी लॉग बुक में किसी ना किसी सीनियर ने मार्क किया होगा। उसकी लॉग बुक को चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री को देखा जाए। और अगर लेकिन डिस्ट्रेस कॉल जो थी, मिड कॉल जो थी, वो कैप्टन सब्बरवाल की तरफ से थी। तो अभी इसके बारे में किसी को मैं देखो, वो जो भी हैं कुंदर और कैप्टन सब्बरवाल इस दुनिया में नहीं है। उनके प्रति मेरी बड़े बाहरी मन से उनके प्रति संवेदना है। उनके परिवार के प्रति कहना गलत होगा और उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो हमारी एविएशन फैमिली के एक मेंबर रहे हैं और हमारे काफ़ी जो फैमिली मेंबर्स थे हमारी एविएशन इंडस्ट्री के, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तो उसके बारे में भी कहना, किसी को गलत कहना ठीक नहीं है। ये होनी अनहोनी किस तरीके से हुई है, ये हमारी कंट्री में हमारे लोगों के साथ, हमारी एविएशन के साथ हुई है। मैं इसको एक बहुत बड़ा दुखद दुर्घटना मानता हूँ। क्या रीजन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसके पीछे। कैप्टन मलिक, ये तो खैर एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। आपने जब ये बात बोली ना, ये सचमुच मेरे भी बड़े दिल के करीब है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हाउ टू बिकम इतना बार डालिए आप गूगल में, तो हाउ टू बिकम के बाद में बहुत सारे करियर ऑप्शन होंगे, लेकिन आप देखेंगे गूगल पर हाउ टू बिकम अ पायलट ये सबसे ज्यादा आता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जानते हैं कि लोगों में पायलट बनने को लेकर बड़ा उत्साह है। तो इसकी ट्रेनिंग को लेकर आपने अभी अपनी जो संक्षिप्त बातचीत रखी उसमें कुछ चिंता जाहिर की है, तो ये एक बड़ी बात है जो कैप्टन कबीर मलिक ने इस वक्त कही है। खुद एयर पायलट हैं, उनका कहना है कि हमें क्वालिटी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ साथ में हमें ये देखना होगा कि सिर्फ हम पायलट बनाने के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज ना कराएं जिसके बाद में हम बहुत जिम्मेदारी भरी फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए पायलट्स को तैयार कर पाएं। हालांकि बहुत स्पष्ट तौर पर इस फ्लाइट में बहुत अनुभवी पायलट और को पायलट थे, चाहे वो कैप्टन सब्बरवाल हों या कुंदर हों जो को पायलट थे। इन दोनों के पास अच्छा गहरा अनुभव था, लिहाजा कैप्टन कबीर मलिक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इन पायलट्स के बारे में नहीं कह रहे, पर इन जनरल एविएशन इंडस्ट्री के बारे में वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, मेडे कॉल के बारे में जो उन्होंने बात कही है और अपने अनुभव से बात बताई है, वो बहुत जानने समझने जैसी है, क्योंकि वो स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि ये कॉल टेक्निकल एरर के समय पर हुआ है। कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी तरह का और दूसरा थ्रेट या कोई टेररिस्ट थ्रेट होता तो उसके लिए अलग कॉल्स होते, लेकिन मेडे कॉल किया गया है। नहीं, यहाँ पर एक टेक्निकल एरर था, पूरी तरह से कमांड जो है वो पायलट की टूट गई थी अपने विमान से, लिहाजा ये हादसा हुआ है। रजनीश कपूर जी ने आपको कल भी बहुत विस्तार से जानकारियां दी थी, बहुत जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। इस घटना पर ही नहीं, इसके पहले भी वो तमाम अखबारों में इस विषय पर लिखते रहे हैं, काफ़ी शोध करते हैं। रजनीश जी, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल आपने जो जानकारियां दी थी उसमें आप जब बात कर रहे थे और एक कॉन्स्पिरेसी या किसी तरीके की साजिश हो सकती है, जिसको आपने कहा था रिमोट पॉसिबिलिटी को तो हम कम से कम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट अब आपने क्योंकि इसको और गहरे से समझा होगा, कई और इनपुट्स आपके पास रात भर में आए होंगे, आप कैसे अब एनालाइज करते हैं और अब किस तरफ आपकी एनालिसिस जाती है कि हाँ ये वजह हो सकती है इसकी? देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि इसमें एक जो वीडियो को ध्यान से देखा गया है, बार बार लोग देख रहे हैं इसको, एनालिसिस भी कर रहे हैं, कुछ पायलट से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने एक थ्योरी और इसमें निकल के आ रही है जो कि अगेन अभी प्रीमेच्योर है। जो भी फाइनल चीज होगी वो जांच के बाद ही फाइनल आएगी, कि विमान के जो लैंडिंग गियर हैं वो लैंडिंग गियर निरंतर खुले हुए थे, डाउन थे। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो लैंडिंग गियर इमीडिएटली एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद पायलट और को पायलट के बीच में आपस में पूरी बातचीत होती है कि किस हाइट पे पहुंच गया प्लेन और अब लैंडिंग गियर को हम लिफ्ट कर सकते हैं जी। लैंडिंग गियर लिफ्ट होते ही फ्लैप्स जो हैं उनका भी एक रोल होता है साथ साथ। जब तक कि विमान एक हाइट तक नहीं पहुंच जाता, उनको फ्लैप्स को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता है, उनको सीधा नहीं किया जाता है। तो ये थ्रस्ट पहुंचाने में प्लेन को मदद करते हैं कि प्लेन आराम से उड़ जाए। अब अगर इसके लैंडिंग गियर वापस ऊपर नहीं लिए गए हैं, लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो कि लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करने के बजाय को पायलट ने फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर दिया हो, जिस कारण उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाया
और क्योंकि प्लेन की कोई ज़्यादा हाइट नहीं थी, इसलिए वो उसको वापस से रिवाइव करने में उसको मतलब मौका नहीं मिल पाया और सब कुछ अचानक हुआ। तभी पायलट ने मेडे चिल्लाया, जिससे कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये जांच का विषय तो है ही है। अब चूंकि इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, देखें उसके अंदर क्या जांच निकल के आती है, क्या उसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स लास्ट मिनट पायलट्स ने आपस में क्या बातचीत की है और उसमें क्या बात कमी पाई गई कि कहीं गलती से को पायलट ने फिर से मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कहीं गलती से को पायलट ने फ्लैप्स को डाउन कर दिया और फ्लैप्स को ऊपर कर दिया और लैंडिंग गियर को ऊपर करने के बजाय। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जितने भी वीडियो हम देख रहे हैं टेक ऑफ के टाइम पे, एक वीडियो और आ रहा है जो रनवे की तरफ से वीडियो किसी ने लिया है, उसमें टेक ऑफ के लिए रनवे पे उसने पूरी तरह से ठीक तरह से रनवे ने टेक ऑफ किया है प्लेन ने। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन ये जांच के बाद ही फाइनल बात पता लगेगी। रजनीश जी, फॉर माय सरप्राइज, मतलब मैं थोड़ा सा चौंक भी रहा हूँ, बिकॉज यू आर दी सेकेंड पैनलिस्ट अभी मेरे साथ बातचीत में। हो सकता है और लोग भी ये बात कर रहे हों, लेकिन इससे पहले अभी कैप्टन मलिक थे, खुद पायलट रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो बात की अलग अंदाज में, उन्होंने यही कहते हुए कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन को पायलट के लिए उन्होंने जो बातें कही थी वो आपकी बात से मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूं। मैं थोड़ा इसको समझना चाहूँगा, ये थोड़ा चिंता का विषय भी बनता है, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे कि एविएशन इंडस्ट्री के फ्यूचर और भारत में एविएशन इंडस्ट्री को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े होनी चाहिए। बड़ी शानदार हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि पायलट्स की जो ट्रेनिंग हो रही है वो किस स्तर की हो रही है, उनका जो एयर टाइम है उसका कैसे आकलन किया जा रहा है, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा हम दर्शकों को बता देते हैं। एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी ये खबर है। विमान का लोकेटर ट्रांसमीटर बरामद किया गया है। विमान का ये इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला है। मलबे की साइड से लोकेटर ट्रांसमीटर को बरामद किया गया है। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद इस विमान का लोकेटर ट्रांसमीटर बरामद किया गया है। रजनीश जी, ये बड़ी खबर चल रही है, थोड़ा लोकेटर ट्रांसमीटर और इसके मिलने का महत्व बताएं आप। देखिए, जब भी कभी कोई विमान हादसा होता है, खासकर ऐसे जैसे आबादी वाले क्षेत्र में विमान क्रैश होता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता इसमें ब्लैक बॉक्स को और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को ढूंढने की होती है। और मैं समझता रहा हूँ कि जैसे भारत जैसे देश के अंदर यहाँ पे कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ इसमें से सामान निकाल के ले जाना। जैसे आपको याद होगा चरखी दादरी का जो प्लेन क्रैश हुआ था हेड ऑन, उसमें कितना सामान भी बिखर गया था यात्रियों का और सब कुछ हुआ था। आसपास के गांव वालों ने आके लूट वूट करनी शुरू कर दी थी, लोगों के पासपोर्ट्स, उसमें तो क्या क्या नहीं था। खैर, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे जो राज्य सरकार है या जहाँ पे भी हुआ है, जो जैसे गुजरात में इस केस में हुआ, तो उस एरिया को कम्प्लीटली सैनिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंट इसके जैसे, जबकि हमको जांच के लिए जैसे ब्लैक बॉक्स और बाकी उपकरणों की ज़रूरत होती है, तो वो उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो इसी तरह से जैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे वो निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस प्लेन क्रैश को हुए, तो ये तो पहले आग पे नियंत्रण पाना ज़रूरी था, कोई घायल थे वहाँ पे उनको निकालना ज़रूरी था, बॉडीज निकालनी ज़रूरी थी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो मैं मानता हूँ कि ज़रूर सरकार ने ऐसी हिदायत करी होगी वहाँ पे कि हर तरह से इसको सैनिटाइज किया होगा एरिया को। लेकिन अगर सैनिटाइज नहीं हुआ है और इसमें से कुछ ज़रूरी उपकरण निकल गए हैं तो इसकी जांच में बाधा पड़ेगी जी। हालांकि लोकेटर मिल गया है और भी अन्य चीज़ें मिली हैं, ब्लैक बॉक्स जिसको हम कहते हैं वो भी मिल गया है, ऐसी भी खबरें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत सी जानकारियाँ मुमकिन है अब हमें मिल पाएँ इस हादसे के बारे में, लेकिन कारण जो है उसको लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं, कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इसकी जानकारियाँ आए का हम इंतज़ार कर रहे हैं। रजनीश जी, आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमने कई इमोशनल एंगल्स भी इसके देखे हैं। जैसे कि विमान हादसे में अपनों को खो देने के बाद भी सिविल अस्पताल के सफाई कर्मी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, सफाई अभियान में लगे। इन सफाई कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी देवनाथ ने। विमान हादसे के बाद सिविल अस्पताल में काफ़ी भीड़ है और गंदगी न हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मी हैं जो लगातार अस्पताल को साफ रख रहे हैं। इनके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अस्पताल को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, साफ सफाई कैसे हो रही है? अच्छे से साफ सफाई करते हैं हम लोग।
बहुत हमको दुख हुआ है, ये सब लोग कैसे हो गए ना, हमको बहुत दुख हो गए। हाँ बहुत। आपको पता है कि विमान हादसा हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, आपको पता है? पता है, कल दोपहर 1:30 हमको पीजी हॉस्टल में पता चला। हमारे पीजी के वहाँ के सब वहाँ पे डिनर करने के लिए गए। अच्छा, आप बताइए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग मर गए? हमारा एक स्टाफ वाला को आग लग गई है। अच्छा, उसको जलिए वो ट्रोमा में गंभीर है, बहुत गंभीर है। जल गए हैं, पूरा मत्था जला, पैर हाथ सब जल गए। उनको जीने कोई चांस नहीं है बचने की, लगता नहीं। लोग सफाई कर रहे हो? फिर भी करते हैं, हमारी पूरी ईमानदारी से हम हमारी ड्यूटी निभाते हैं। जी, એમને 400 છોકરી છે પણ એમને સરકારને કહેવાનું કે એમને કોઈ ભલામણ એમને કરો। ये जो लोग हैं इनके भी अपने कुछ लोग घायल हैं। तो विमान दुर्घटना के बाद में कई एंगल्स आ रहे हैं, इसके कारणों को लेकर चर्चा हो रही है। हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट रजनीश कपूर जी अभी मेरे साथ बने हुए हैं। इस बीच ब्लैक बॉक्स भी मिला है और आपने देखा लोकेटर भी मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस दिशा में इंगित करती हैं कि जैसा अभी रजनीश जी बता रहे थे कि जब भी ऐसा हादसा होता है तो उसके बाद में सामान इधर उधर ना चला जाए, कोई उठा कर ना ले जाए। इनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनसे हम और चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो रजनीश जी, थोड़ा सा खबरें भी मैं बताता जा रहा हूँ, आप ये भी बताएं कि ब्लैक बॉक्स, लोकेटर, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है एक कंबाइंड इक्विपमेंट होता है जो कि फ्लाइट के अंदर रहता है, जिसका 2 पार्ट्स अहम होते हैं, जिसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हर टेक्निकल डिटेल्स की जानकारी इसकी फ्लाइट की इसमें दर्ज की जाती है कि कब कोई तकनीकी प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, कब क्या क्या चीज़ ऑन हुई, क्या चीज़ ऑफ हुई, वो प्रॉपर टेक्निकल डिटेल्स इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और रही बात CVR की, CVR इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिससे कि ये बात समझ में आ रही है कि कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, पायलट क्रू के साथ क्या बात कर रहा है और पायलट ATC के साथ क्या संपर्क में है। और यदि पायलट को, किसी भी एक पायलट को किसी भी तरह का कोई रेड सिग्नल आया है, कोई अलर्ट आया है, तो उस स्थिति में दोनों पायलट ने क्या सॉल्यूशन उसका निकाला है। और इसमें आपको सारी जानकारी जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा, प्रॉपर उसकी जांच होगी, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद सारी जानकारी मिल जाती है। लोकेटर की जो बात है, जैसे कि मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो मिसिंग हो गया था, वो लोकेटर की मदद से फ्लाइट को लोकेट किया जाता है। वो भी एक अहम इसका पार्ट होता है। अदरवाइज बाकी मेन क्रैश के बाद तो आपको ब्लैक बॉक्स को ही ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। जी, रजनीश जी, कल हमारी आपकी जो बातचीत हुई थी उस समय तक इतनी जानकारियां नहीं थी, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उससे मुझे भी ये अंदाज़ा हुआ है कि अब हम इन चीज़ों को तो रूल आउट कर सकते हैं कि कोई बड़ी साजिश हुई हो, फ्यूल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई। हालांकि अभी भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये एक टेक्निकल एरर भी है? और मेडे का कॉल, वो भी कैप्टन सभरवाल की तरफ से आना, जो कि अनुभवी हैं, यानी कि कोई ऐसा टेक्निकल एरर हुआ है जो प्लेन से संबंधित है और किसी अन्य कारण को हम खारिज कर सकते हैं इसमें? देखिए, सैबोटेज की जो बात है, वो सैबोटेज की बात मान लीजिए, जैसे अगर फ्यूल के अंदर कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई टेक्निकल एरर है, तो जब भी प्लेन एयरबॉर्न होने वाला होता है, टेक ऑफ के टाइम पे ही उसको रनवे पे कोई ना कोई अलार्मिंग सिग्नल डेफिनेटली मिल जाता है। तो उस स्थिति के अंदर आपका जो क्या नाम है, पायलट हैं, वो पायलट उसको कंट्रोल करते हैं, ATC को इन्फॉर्म करते हैं, अपने ही उसमें CVR में भी दर्ज करते हैं कि ये अलर्ट आया है। तो मैं समझता हूँ कि जो सैबोटेज वाली बात है कि अगर किसी ने कोई मिलावटी पेट्रोल इसमें मिला दिया या कुछ और किसी तरह का किया, गड़बड़ की करने की कोशिश की है, तो फिलहाल अभी इट इज़ टू अर्ली। लेकिन हाँ, डेफिनेटली देखिए, सैबोटेज करने की किसी की भी कोई मंशा हो तो कोई भी जना सैबोटेज कर सकता है। कभी कभार ह्यूमन एरर भी अगर करना है तो वो सैबोटेज के, लेकिन कोई भी अगर फ्लाइट के अंदर बैठ के सैबोटेज करेगा तो वो जिहादी प्रवृत्ति का आदमी होगा, जैसे कि 9/11 के टाइम पे हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें अभी फिलहाल, मैं अभी अगेन फिलहाल वाली बात इसलिए कह रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स मिल गया है
तो मैं समझता हूँ हमें थोड़े यस, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, ब्लैक बॉक्स मिल गया। कल एयर कमोडोर एसपी सिंह भी मेरे साथ थे और आपने जो बात कही उसी को उन्होंने और थोड़ा ये अपने एक अनुभव को रखते हुए कहा था कि अगर मान लीजिए हम सैबोटाज की बात को, रिमोट पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं भी करें तो ये एक इतना बड़ा गेम प्लान होता है जिसमें बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई इक्का दुक्का लोग मिलकर कर देंगे, ये पूरा एक टीम एफर्ट होगा और इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे और इस गुंजाइश को इसीलिए यहां पर खारिज कर सकते हैं। आपने ब्लैक बॉक्स की बात कही है, तो ये जब जहां पर मिला है वहां हमारे सहयोगी देवनाथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो किस तरह से मिला, किस जगह पर मिला है, साथ ही साथ इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हादसे के बाद डीबीआर और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब सही कारण पता लग सकेगा, क्योंकि विमान हादसे को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि शायद पायलट की गलती है या फिर इंजन क्रॉस फेल हो गया था। इन सारे सवालों का जवाब अब ब्लैक बॉक्स के जरिए मिल जाएगा, क्योंककि अब ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और अब उम्मीद है कि राज से पर्दा फाश होगा और ये भी कि तमाम जो 265 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, कम से कम उनके परिजन जान पाएंगे कि आखिर विमान में आखिरी चरण पर हुआ क्या था। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। देवनाथ अहमदाबाद में हैं, मौके पर मौजूद हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो बातें बताई अभी देवनाथ ने, वो वही रजनीश कपूर जी, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो डिटेल में बता रहे थे। उनका गहरा अनुभव है इन चीज़ों को और टेक्निकली वो जानते हैं। लेकिन रजनीश जी, अब मैं एक बार दोबारा, क्योंकि चर्चा में अब समय हमारे पास सीमित है, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और जैसा मैंने कहा कि इससे पहले भी जो पैनलिस्ट बैठे उन्होंने भी इशारा इस ओर किया था, हमारे यहाँ पर पायलट क्वालिटी रिक्वायरमेंट, मैंने एक सवाल रखा था और वो सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि हाउ टू बिकम, गूगल पर अब जब भी हम टाइप करते हो, लंबे समय से देख रहा हूँ, ये मैंने एक जिज्ञासावश इसको करना शुरू किया कि हाउ टू बिकम, देखते हैं लोग क्या करियर ऑप्ट, हाउ टू बिकम अ पायलट सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है और हाउ टू बिकम डालते ही आप पायलट को देखते हैं, यानी इतना क्रेज होता है इसको लेकर। अब ये पायलट बनाने की हमारे यहाँ की प्रक्रिया को लेकर कुछ पैनलिस्ट ने अभी मुझसे बातचीत में सवाल खड़े किए हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पायलट की ट्रेनिंग एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पायलट अकेला नहीं उड़ रहा, अपने साथ सैकड़ों सवारियों को लेके उड़ रहा है। तो पायलट के कंधे पे बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी भी जान बचाए, एयरक्राफ्ट की भी जान बचाए और सवारियों की भी जान बचाए और बहुत रिस्पॉन्सिबली एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे विमान को लेके जाए। तो इसी तरह से जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पायलट की ट्रेनिंग कर रही हैं, उनको भी ये बिल्कुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम पायलट के अंदर ट्रेनिंग देते समय ये कूट के भरने की आवश्यकता है। अब हमारे देश के अंदर किस तरह से इसकी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे देश में एक से बढ़कर एक पायलट्स हैं। जैसा कि कल भी हम लोग बात कर रहे थे, मेरी एक एयर इंडिया के ही पायलट से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप इसको कैसे देखते हैं, उनसे बातचीत कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी तो हम लोग सदमे में हैं, वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर बेस्ट पायलट्स। तो इसका मतलब काफ़ी अनुशासन वाले पायलट्स होते हैं, वर्दी के अंदर रहना, अपनी बॉडी का वेट पूरा मेंटेन करना, हर समय अलर्ट रहना और किसी प्रकार का भी अगर नशा करना है तो नशा करके विमान को नहीं उड़ाना। तो ऐसी कई सारे एस्पेक्ट्स पे पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है, उनको हर तरह की सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई राउडी पैसेंजर्स आ जाते हैं जो कि विमान के अंदर ऊट पटांग हरकतें करने होते हैं, तो उस समय भी पायलट का रोल भी बड़ा अहम होता है कि अगर क्रू से वो पैसेंजर नहीं संभल रहा है तो पायलट उसकी सुरक्षा, मतलब उसको संभाल के रखें, उसको समझाएं बुझाएं। तो ये सब एस्पेक्ट्स पायलट की ऑलराउंड ट्रेनिंग का पार्ट है। तो सिर्फ फ्लाइंग उसका पार्ट नहीं है। हाँ, अब चूजिंग फ्लाइंग एज अ करियर ये लोग कुछ जिम्मेदारी से भी करना चाहते हैं, कुछ लोग शौकिया तौर से भी करते हैं। तो हमने देखा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी एक पायलट थे, क्वालिफाइड पायलट थे, उनको बहुत शौक था हवाई जहाज उड़ाने का। तो इस ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, हमारे देश में एक से बढ़कर एक पायलट हुए हैं। तो पायलट्स का प्रॉपर ट्रेनिंग देश में हो चाहे विदेश में हो, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही उनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है।
कि आप लाइसेंस लेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी ने गाड़ी का लाइसेंस जैसे लिया, कहीं एक शहर से ले लिया, उसमें उसका टेस्ट कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ऐसा विमान के साथ कोई रिस्क नहीं लेता है। इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से जांच की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, इसकी फीस बहुत भारी होती है और टाइम भी लगता है पायलट बनने के लिए। तो पायलट बनना एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। जी रजनीश जी, आप कंपेयर कैसे करेंगे? हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं, जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो हम देखते हैं भारत में बड़े बड़े हादसे, बट मैं चाहूँगा क्योंकि आप इस विषय पर लिखते रहते हैं तो आपका शोध गहरा होगा, अंतर्राष्ट्रीय हादसों और भारत में हुए हादसों को अगर कंपेयर करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं एविएशन सिक्योरिटी के मामले में? और अभी तक दुनिया में हम बड़े देशों की अगर या बड़ी एयरलाइंस की बात करें बनिस्बत हमारे यहाँ की एयरलाइंस के साथ जो हादसे हुए, हालांकि जो एक हरियाणा में हादसा हुआ था, दो आपस में विमान, वो दोनों ही विदेशी थे और वो कैसे हुआ वो एक अलग पूरी कहानी है, फिर भी आप अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सिक्योरिटी और भारत की एविएशन सिक्योरिटी को कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, भारत में जो एविएशन सिक्योरिटी है उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आंकड़ों की माने तो मुझे लगता है कि भारत में हादसे विदेशों के तुलना में काफ़ी कम हुए हैं। और जो ये हादसा हुआ, जैसे मैंगलोर का हादसा हुआ, वो कई सालों में एक बार कभी कभार हो जाता है, वो भी एक्सपीरियंस के बारे में होता है, कभी कभार पायलट के ऊपर थकान का होता है प्रेशर, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि जो मैंगलोर वाले क्रैश की बात कर रहे थे, टेबल टॉप वहाँ का वो एयरपोर्ट था, वो भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट वो रनवे है, तो उसमें आपस में दो पायलट हो गई, एक पायलट विदेशी था एक पायलट देसी था, तो उन दोनों में आपस में कुछ कम्युनिकेशन की भी दिक्कत थी। तो ऐसे केस में जैसे भारत का अगर लें तो तुलना करें तो भारत में अगर पायलट हैं, मैं फिर से हम बहुत गर्व करते हैं हमारे देश के पायलटों पे, चाहे वो एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट हो जो कि कमर्शियल फ्लाइंग में आते हैं, उनको काफ़ी अनुशासन सिखाया जाता है, काफ़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि किस घड़ी में इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से उनको रिएक्ट करना है। तो मैं नहीं समझता कि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं नहीं समझता कि हमारे देश में काफ़ी हादसे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम हादसे हुए हैं। अब क्योंकि अभी काफ़ी जांच पड़ताल आगे बढ़ गई है और बहुत सारी जांच है जो अभी हमारे सामने आ जाएगी, और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी होगी, बट ये ओवरऑल जांच कैसे चल रही है और इसमें कितना समय लगता है? क्योंकि सारी चीज़ों को पहले बरामद कर लिया गया, अलग अलग टीम्स होंगी और हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ भी हैं, बोइंग अलग पार्टी है, DGCA अलग पार्टी है, एयर इंडिया अलग पार्टी है, और भी और हो सकता है कि इसमें और पार्टीज़ हों। तो ये जाँच कैसे अलग अलग मोर्चों पर चलेगी और कैसे संयुक्त होगी? देखिए, जांच तो अलग अलग होते हुए भी संयुक्त जांच होगी। बोइंग के इंजीनियर्स आएंगे, एयर इंडिया के इंजीनियर्स उनका सहयोग करेंगे, DGCA का स्टाफ सहयोग करेगा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वो लोग इसका साथ देते हैं, और इसके साथ ही लोकल पुलिस प्लस केंद्र सरकार की एजेंसियां CISF जैसे हो गए, ये सब लोग का जॉइंट एफर्ट होता है, ATC है, इस सब की एक जॉइंट टीम बनती है, सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस एस्पेक्ट पे जांच करेंगे, आप इस एस्पेक्ट पे जांच करेंगे। इन सब जांचों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो जो ब्लैक बॉक्स के अंदर से डेटा रिट्रीविंग करनी है, उसको इनिशियली 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की ब्लैक बॉक्स की कंडीशन कैसी है, और पूरी जांच पूरा एनालिसिस करने में कई महीने भी लग सकते हैं, लगभग 1 साल भी लग सकता है, कि ये देखना पड़ेगा कि कितनी प्राथमिकता और कितना सहयोग मिल रहा है सब टीम को एक दूसरे का। जी, ये फैक्टर्स हैं। जी रजनीश जी, अब एक और जो कल मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत कर रहा था, हालांकि समय सीमित था, लेकिन मेरे जहन में बार बार ये आ रहा था कि आने वाले दिनों में क्या असर हमारी एविएशन इंडस्ट्री पर इस हादसे के, क्योंकि ये हादसे होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, हम देखते हैं जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो पुराने हादसों का भी एक कच्चा चिट्ठा निकल कर आता है, लेकिन ये हादसा इतना भयावह है, इतना अनयूजुअल है कि, और मैंने खुद तो नहीं देखा था, कुछ अनुभव आपका रहा होगा या हो सकता है कि ऐसे कोई हादसे हुए हों, लेकिन आपने भी कल कहा था कि मिलियंस ऑफ मिलियंस में ऐसा चांस होता है कि दोनों इंजन फेल हो गए या इस तरह का कोई टेक्निकल एरर हुआ हो, कोई टेक ऑफ करता है और 600 फीट की ऊंचाई पर जाकर फिर डिप कर जाता है और क्रैश हो जाता है। तो ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री को क्या कुछ बदलेगा, कुछ विचार करने को मजबूर करेगा? आने वाले दिनों में हम कुछ बदलाव करेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि अगर तो
इसमें ऐसी बात सामने आती है कि मान लीजिए ह्यूमन एरर है, फॉर एग्जांपल किसी पायलट की गलती है, तो पायलट ट्रेनिंग पे काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि ऐसा निकल के आता है जांच के अंदर कि किसी टेक्निकल पार्ट की टेक्निकल दिक्कत हुई है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक है या कोई और पार्ट है, तो फिर जो उसकी पूरी जांच करते हैं, प्री फ्लाइट चेक्स किए जाते हैं वो एजेंसी, उन पे सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही ये जो सारे प्री फ्लाइट चेक्स किए जाते हैं, इन सब की प्रॉपर लॉग बुक मेंटेन की जाती है, उस लॉग बुक का प्रॉपर रेगुलर ऑडिट होता है। अगर मान लिया जाए कि किसी ग्राउंड स्टाफ ने कोई टेक्निकल एस्पेक्ट को लूज छोड़ दिया है, तो उस लूज एस्पेक्ट को इग्नोर करना उसके सुपरवाइजर ने, फिर उसके ऊपर इंजीनियर है, फिर उसके ऊपर डीजीसीए है, तो सबकी जिसको है जवाबदेही बनती है और उसी जवाबदेही को टाइट किया जाएगा। क्योंकि भारत के इतिहास में और बोइंग के इतिहास में, मैं कह रहा हूँ ड्रीमलाइनर जो है, ड्रीमलाइनर बहुत सेफ और सिक्योर हवाई जहाज माना जाता है, और ऐसे में अचानक इतना बड़ा हादसा होना ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है और बहुत ही ज्यादा दुखद है। जी, तो आपने जैसा बताया कि कुछ कुछ चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, ख़ास तौर पर वो पायलट ट्रेनिंग की बात हो, टेक्निकल एरर से बचने की बात हो, या फिर हम ये भी देखेंगे कि ग्राउंड चेक में हम कहाँ कमियां रख लेते हैं। इसमें क्या आपको लगता है किसी तरह की कोई खींचतान होगी? क्योंकि अभी मैं बहुत सारी खबरें देख रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, नहीं इनकी जिम्मेदारी नहीं कह सकते, उनकी एयर इंडिया की कितनी जिम्मेदारी होगी, बोइंग की कितनी जिम्मेदारी होगी, डीजीसीए की कितनी जिम्मेदारी होगी। इसके बीच में भी ये पूरी जांच पड़ताल की खींचतान चलती रहेगी और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब शपथ ली थी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये उन्हीं के राज्य में, गुजरात के अंदर ऐसी दुर्घटना घटी है, तो मैं समझता हूँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। चाहे एयर इंडिया की गलती है, चाहे डीजीसीए की गलती है, चाहे बोइंग की गलती है, चाहे एटीसी की गलती है, जिसकी भी गलती है उसको पूरा जवाबदेही उसके बननी चाहिए। और मैं समझता हूँ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो, जिसकी भी गलती है तो उसको इतनी सजा तगड़ी मिलनी चाहिए जिससे कि आगे के लिए नज़ीर बने और कभी भी किसी भी एस्पेक्ट को, क्योंकि विमान जो भी उड़ता है कई सैकड़ों सवारियां लेके उड़ता है, सबकी जान की जिम्मेदारी। जी, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शहनवाज हुसैन साहब, और मैं उनको कल याद भी कर रहा था, इसलिए भी याद कर रहा था क्योंकि एक समय ऐसा ही हादसा हुआ था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के को देख भी रहे थे उस समय पर, उनसे बातचीत हुई थी मेरी। शहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने उस वक्त बात कही थी कि सड़कों पर हादसे ज्यादा होते हैं, डर से हम सड़क पर चलना बंद नहीं कर देंगे। अभी इस हादसे के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो और लोगों के मन में जो डर आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, हादसा तो बहुत दुखद है, क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर जहाज पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जहाज माना जाता है, और इसके बारे में कभी कल्पना नहीं थी कि ये जहाज गिर भी सकता है। और इसमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है, पूरी जानकारी आएगी, क्योंकि टेक ऑफ भी किया। जब टेक ऑफ किया तो तुरंत इंजन तो चल ही रहा था, तभी टेक ऑफ किया, लेकिन दोनों इंजन एक बैग बंद हो जाएगा, ये कभी ऐसी संभावना फेलियर की नहीं होती। तो क्या हुआ ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि ये दुर्घटना जांच के बाद ही इस पर राय बनेगी, क्योंकि सब लोगों ने आंखों से भी देखा है कि जहाज ने टेक ऑफ किया। अब उसमें हो सकता है लोड कितना रखा हो, लोड ज्यादा का क्या, या पिन जब टेक ऑफ के वक्त में कोई पायलट एरर तो नहीं था, ये सब चीज जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जहाज से लोगों को चलना चाहिए, सबसे सेफ तो जहाज ही रहता है। दुनिया में सबसे सेफ सवारी एविएशन की मानी जाती है, और इस घटना के बाद जरूर लोगों के मन में चिंता बढ़ी है, और मैं मानता हूं कि ये जब पूरी जांच हो जाएगी तब पूरा यकीन लोगों को हो जाएगा कि कहाँ कमी रह गई।
जी शहनवाज जी, अभी मैं जैसा कह भी रहा था कि बहुत सालों पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसी एक दुर्घटना पे आपके उड्डयन मंत्री रहते हुए जब बात कर रहा था तो उस समय पर भी एक भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को और बेहतर कैसा किया जाए पर हमने बातचीत की थी। आपको लगता है आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या इस दुर्घटना के बाद उस पर कुछ असर आएगा? देखिए, मेरा तो सौभाग्य रहा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए मेरे वक्त में कोई जहाज नहीं गिरा, लेकिन बाद में मैंने जो मैंगलोर की घटना हुई थी तो पार्टी की तरफ से मैं गया था वो देखने के लिए। वो जहाज भी स्लिप कर गया था। उससे पहले भी एक बोइंग 737 की घटना हुई थी जब पटना में लैंड करते हुए एक जहाज नीचे गिर गया था। तो ये सही है कि एविएशन इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसका वो बहुत आगे बढ़ गई है और बहुत से एविएशन में ज़्यादातर लोग एविएशन पर अब यकीन करते हैं, आम लोग भी चलते हैं। तो इस घटना से कोई यात्रा करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो चेक्स एंड बैलेंस है वो जरूर उसको बढ़ाना चाहिए। क्या वजह है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी इसको आगे बढ़ाना ये सब हम सबका फर्ज है, जिम्मेदारी जी। घटना क्योंकि बहुत बड़ी हुई, बहुत मार्मिक है, बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। वो कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो थे वो भी बड़ी तादाद में है, उनकी भी जान गई और ये बहुत दुखद हुआ है। जब से ये हुआ है पूरा देश इसको लेके चिंतित है। शहनवाज जी, आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शहनवाज हुसैन, पूर्व उड्डयन मंत्री, वो अपने अनुभव से भी बता रहे थे एविएशन इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, हवाई यात्राएं हमेशा बहुत सेफ होती, लोगों के मन में डर आ जाता है ऐसे हादसों के बाद। रजनीश जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, लगातार हम आपसे बात करें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।